जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने दो वंशों का अध्ययन कर लिया है। एक वंश को कहते हैं गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलबरी वंश या फिर आदि तुर्क वंश, और दूसरा था खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना के साथ ही खिलजी क्रांति स्थापित होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी नीतियां लागू की जाती हैं जो इलबरी वंश में नहीं लागू की जाती। इलबरी वंश की जो कमियां थी उनको सुदृढ़ करके एक नया वंश आया था जिसे कहा गया था खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समयकाल था, जो कार्यकाल था, बहुत कम समय तक चला और उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था कि इन्होंने जो सत्ता ग्रहण की थी वो शक्ति के आधार पर ग्रहण की थी। इनको ना तो तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त था और ना ही इन्हें उलेमा वर्गों का समर्थन प्राप्त था। यह धर्म को राजनीति से अलग कर कर चलते थे, जिससे खलीफा और अन्य धर्म प्रेमी जो हुआ करते थे इनसे विद्वेष करने लगे थे। तो ऐसे ही इनका कार्यकाल अलाउद्दीन खिलजी के बाद धीरे धीरे अयोग्य शासकों के आने के कारण समाप्त हुआ और इनकी जगह पर एक नया वंश आया जिसे कहा जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। कितना चला था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। अर्थात सबसे अधिक कार्यकाल यदि किसी वंश की बात करें कि सल्तनत काल में सबसे अधिक कार्यकाल किसी वंश का है तो वह किसका है? तुगलक वंश का। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गाजी मलिक। इसका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक चला। कार्यकाल इसका बहुत कम था, सिर्फ 5 वर्षों तक ही चला था। देख लेते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक की कुछ विशेषताओं के बारे में कि जैसे ही इसने अपनी सत्ता ग्रहण की तो सत्ता ग्रहण के साथ ही साथ एक नया वंश प्रारंभ हुआ जिसे तुगलक वंश कहा गया। अर्थात यह तुगलक वंश का क्या था? संस्थापक था। यह प्रथम मुसलमान था या प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण क्योंकि यह जो समाज के कल्याण या जन जागरूकता या समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करना चाहता था, क्योंकि यह मिश्रित मुसलमान से बना हुआ था, अर्थात इसकी माता जो थी जाट महिला थी। इसलिए इसने किसानों के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। डाक व्यवस्था प्रारंभ की। डाक व्यवस्था के साथ ही तकावी ऋण देना प्रारंभ किया। तकावी ऋण के साथ ही साथ नहरों का भी निर्माण किया ताकि सिंचाई सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके। संत निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यह जितने भी धर्मगुरुओं को जो पैसा पहले दान में दिया गया था उसको वापस मांगने लगा। उसने कहा कि जो पैसा दान में दिया गया है इस पैसे को वापस लेकर मैं जन कल्याण में लगाऊंगा। तो इसने निजामुद्दीन औलिया से भी कहा कि आपको जो भी दान दक्षिणा दी गई थी आप उसको वापस करो। तो निजामुद्दीन औलिया इससे चिढ़ गए और निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैं तो वापस नहीं करूंगा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, इन्होंने कहा या तो आपको वह पैसे वापस करने पड़ेंगे या फिर आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। इतना कहकर वो यह अभियान के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही अभियान से लौट रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने एक पत्र लिखकर उनसे कहा कि राजा अभी दिल्ली दूर है, अर्थात आप जब दिल्ली आएंगे तब हमसे बात करेंगे, तब देखेंगे, लेकिन पहले दिल्ली तो आओ। और वह अभियान से जैसे ही लौट रहा था तो जोना खां द्वारा एक महल बनाया गया था। उस महल में ही वो गयासुद्दीन तुगलक के लिए ही बनाया गया था, गाजी मलिक के लिए ही बनाया गया था। तो उसमें विश्राम करते हुए वह महल टूटकर उसके ऊपर गिर गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ ही अगला शासक जो बनता है उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जोना खां, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक चलता है। यह एक ऐसा शासक था जो बहुत ही बुद्धिमान था। बहुत ही बुद्धिमान होने के साथ साथ इसने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई कि यदि वह योजनाएं सही तरीके से लागू हो जाती तो सल्तनत काल में इसके काल को स्वर्णकाल कहा जाने लगता। लेकिन इसकी जो योजनाएं थीं वह योजनाएं सही व्यक्तियों द्वारा सही समय पर ना लागू होने के कारण जितनी भी इसने योजनाएं चलाई वो सारी की सारी योजनाएं क्या हो गईं? असफल सिद्ध हो गईं।
तो क्या था, यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसके शासनकाल में अंतिम मुगल आक्रमण हुए थे। तो जो इतने सारे मुगल आक्रमण हो रहे थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक हुए थे, वही मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय अंतिम था। इसके बाद से मंगोल के आक्रमण समाप्त हो गए थे। इसकी मृत्यु पर वदायूं ने लिखा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये क्यों लिखा था, इस युक्ति को हम आगे चल के समझेंगे कि आखिर क्यों सुल्तान को प्रजा से और क्यों प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो इसको समझने के लिए हमें मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां पढ़नी पड़ेंगी। तो हम समझते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां और उनका मूल्यांकन भी करेंगे कि क्या यह सही थी या गलत थी। तो चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां हैं, उनकी जानकारी हमें ईसामी, वर्नी तथा इब्न बतूता की रचनाओं से मिलती है। किससे मिलती है? ईसामी, वर्नी और इब्न बतूता की रचनाओं से मिलती है। तो जब भी आप मध्यकालीन इतिहास में किसी भी योजना का, किसी भी नीति का यदि विवेचना करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, और यदि आप उसका उल्लेख करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलने के उम्मीद होती है। नीतियों की बात करते हैं तो इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन की। देखिए क्या था कि जब यह शासन कर रहा था तो उसी समय पूरे साम्राज्य में प्लेग की बीमारी फैल जाती है। इसे काली मृत्यु कहा जाता है। बहुत अधिक मात्रा में फैलने के कारण दिल्ली की सारी हवा, जल सब दूषित हो जाता है। तो उसके कारण, और दूसरा दक्षिण भारत पर भी नियंत्रण बनाए रखने के लिए यह अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ ले जाता है? दौलताबाद ले जाता है। लेकिन इसका जो राजधानी परिवर्तन का जो निर्णय होता है, उसे जनता सही तरीके से समझ नहीं पाती, इसका सही तरीके से समर्थन नहीं करती। तो जैसे ही राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद ले जाता है, तो कुछ तो सैनिक या कुछ प्रशासक जो होते हैं इसकी बात मानकर दौलताबाद चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रशासक, बहुत सारी जनता अपनी राजधानी परिवर्तन के साथ इसके साथ नहीं जाते। कुछ समय तक ये दौलताबाद में रहता है, लेकिन इसको लगता है कि जनता का सपोर्ट इसे नहीं मिल रहा, तो ये फिर से राजधानी को फिर से परिवर्तित करके कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। तो बार बार राजधानी परिवर्तन के कारण लोगों को लगता है कि ये सनकी राजा है, इसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार यदि हम चलते रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो पहले जिन लोगों ने सपोर्ट इसका छोड़ा था वो तो छोड़ ही चुके थे, लेकिन जो लोग इसके साथ राजधानी परिवर्तन होने के साथ इसके साथ गए थे और वापस आने के बाद उन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया था। तो इससे भी बहुत ज़्यादा राजकीय जो संपत्ति होती है उसको नुकसान हुआ था। जो राजकोष में धन था, संपत्ति थी, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर वह आगे चलकर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। उसको लगता है कि जो शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी के जो सिक्के चलते हैं, इससे सोने और चांदी की बर्बादी होती है। तो इसको बचाने के लिए उसने क्या, कांसे और तांबे के मिश्रित सिक्के चलवाए। जनता बहुत चंट थी, बहुत चालू थी। उसने क्या किया, सोने और चांदी के सिक्के को अपने पास दबाया और नकली सिक्के जनता भी छापने लगी। तो मार्केट में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब राजा को पता चला, सुल्तान को पता चला कि मार्केट में तो बहुत सारे नकली सिक्के चल रहे हैं, क्योंकि जो कांसा है, तांबा है, आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसके सिक्के कोई भी कितनी भी मात्रा में छाप लेता था। तो सुल्तान ने क्या किया, सारे के सारे मार्केट से जितने भी कांसे और तांबे के सिक्के थे वो अपने पास वापस बुलवाए, और बुलवाने के बाद उसके बदले में चांदी के सिक्के जारी कर दिए। तो इससे भी जो खजाना था उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ा और खजाना धीरे धीरे, राजकीय खजाना खाली होने लगा। फिर दुआब कर में इसने वृद्धि कर दी। दुआब कर में जब इसने वृद्धि की, चूंकि क्या था कि इसके पिताजी द्वारा नहरों का निर्माण किया गया था, नहरों के निर्माण से सिंचाई क्षमता बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था। तो इसको लगा कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो क्यों ना क्यों टैक्स भी ज़्यादा लिया जाए, कर भी ज़्यादा लिया जाए। लेकिन दुआब कर में जो वृद्धि करने का समय था वो गलत था, क्योंकि जब उस समय प्लेग फैल रहा था और उसी समय इसने क्या किया, कर में वृद्धि कर दी। तो जनता बहुत हतोत्साहित हुई। जनता को लगा एक तो प्लेग के कारण हम मर रहे हैं, सही से खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं, और इन्होंने टैक्स में और वृद्धि कर दी, कर में और ज़्यादा वृद्धि कर दी। तो लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो इससे भी जनता में आक्रोश हो गया, जनता में विरोध उत्पन्न होने लगा। ऐसे ही कृषि की उन्नति के लिए फिर इसको लगा कि यार नहीं, जो किसान हैं वो हमसे नाराज हो गए हैं, उनको मनाने के लिए वो क्या करता है, एक नवीन विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना करता है। उसमें वह कृषि उन्नति के लिए नवीन नवीन पद्धतियां उपलब्ध कराता है, उसके लिए राजकीय खजाने से धन लगाता है। तो इससे भी जो राजकीय खजाना होता है उस पर भार पड़ने लगता है। साथ ही साथ कृषि सुधार
कृषकों को सीधे आर्थिक सहायता देने के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था कर देता है। तकावी ऋण क्या होता है? अर्थात पूर्व में ही ऋण दे देना, कृषि करने से पहले पूर्व में ऋण दे देना, उसके बाद फिर जब आपका उत्पादन हो जाए तो उस ऋण को आप चुका दीजिएगा। तो इस तरीके से भी क्या हुआ कि किसानों में तो आक्रोश था, तो तकावी ऋण की जो इसने योजना चलाई, जो कृषि सुधार की इसने योजना चलाई, उसको भी किसानों ने समर्थन नहीं दिया। इसके बाद मध्य एशिया में क्या था? मध्य एशिया में रिक्त स्थान था, अर्थात वहां पर सुल्तान के पद को लेकर लड़ाई चल रही थी। मध्य एशिया पर कौन कब्जा करेगा, इसको लेकर विवाद चल रहा था। तो इसका फायदा उठाकर यह खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लेता है। 3,70,000 सैनिकों को साल भर तक के लिए अपने पास रखता है, उनको ट्रेनिंग करता है, उनके लिए अग्रिम वेतन दे देता है कि आप ये वेतन रखो और अपने लिए खुरासान अभियान के लिए चलना है। लेकिन साल भर के बाद वहाँ की जो शून्यता होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसको लगता है कि अब यदि हम ये अभियान चलाएंगे या वहाँ पर अटैक करेंगे तो हमारी हार निश्चित है, और यह अभियान को क्या कर देता है? वह कैंसिल कर देता है। तो जैसे ही इस अभियान को वह रद्द करता है तो इस अभियान के द्वारा भी राजकीय खजाने पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति की हानि हो जाती है, क्योंकि एक साल तक 3,70,000 सैनिकों का लालन पोषण करना और उनको अग्रिम वेतन देना भी बहुत ज़्यादा गलत कदम सिद्ध इसके लिए हो जाता है। इसके बाद ही कराचिल अभियान, यह हिमाचल स्थित कुमायूं जिले में था। यह अपने सेनापति खुसरो मलिक को भेजता है कि आप कराचिल के अभियान पर जाइए। कराचिल अभियान पर जाकर वह वहाँ जीत लेता है, और जीतने के साथ ही उसको लगता है कि जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना हम हिमालय को और चढ़ के चीन पर भी अटैक कर दें। तो वह हिमालय की ओर चले जाते हैं और लौट के नहीं आते, तो बहुत सारे सैनिकों की इसको हानि हो जाती है। तो इस तरीके से क्रम तरीके से ये सोचता कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी नीतियाँ सही समय पर और सही व्यक्तियों द्वारा लागू नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ यह दक्षिण भारत के अभियान भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप होयसल है, पांड्य राज्य हैं, जैसे पांड्य राजाओं के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, लेकिन पांड्य राजाओं से वह वहाँ से धन संपदा तो ले लेता है, लेकिन उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ला पाता। उनका काम कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक करता है। मोहम्मद बिन तुगलक पांड्य राजाओं को भी अपने राज्य में शामिल कर लेता है। लेकिन इसके कारण होता क्या है कि जब ये दक्षिण अभियान में जाता है तो इसका मन भटक जाता है, अर्थात इसका जो मन है वो दक्षिण अभियानों में लग जाता है, और इसके साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्र क्या होने लगते हैं? अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों का विघटन होने लगता है, जैसे कि 1335 में मदुरा स्वतंत्र हो जाता है, 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो जाता है, 1338 में बंगाल स्वतंत्र हो जाता है, और 1347 में बहमनी राज्य स्वतंत्र हो जाता है। तो ये राज्य क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं, तुगलक की अधीनता को छोड़ने लगते हैं। तो इससे एक जगह तो ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है, उसी समय दूसरी जगह साम्राज्य का क्या होने लगता है? विघटन होने लगता है। तो हुआ क्या कि नीतियां तो बहुत अच्छी चलाई उसने, साम्राज्य का विस्तार इसके काल में सबसे ज्यादा हुआ था। सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सल्तनत काल में विस्तार देखा जाए तो किसके काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। लेकिन इन नीतियों को सही समय और सही लोगों द्वारा संचालित ना किए जाने के कारण ये क्या हो गई थी? असफल सिद्ध हो गई थी। और इन्हीं नीतियों के कारण बदायूं ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई इसकी मृत्यु के समय। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व के सिद्धांत। तो इसका भी राजत्व का सिद्धांत था, एक सिद्धांत था जिसके आधार पर यह शासन कर रहा था। तो इसका जो राजत्व का सिद्धांत है वह दैवीकरण पर आधारित था। दैवीकरण से मतलब जो सुल्तान होता था वो सर्वोपरि होता था, उसका निर्णय जो होता था वह अंतिम होता था। अर्थात सभी विभागों का मुखिया कौन होता था? राजा या सुल्तान हुआ करता था। सभी मंत्रीगण उसके ही अनुसार कार्य किया करते थे। साम्राज्य विस्तार की नीति पर आधारित था। दूसरा क्या था? इसका जो राजत्व का सिद्धांत था, साम्राज्य विस्तार की नीति। मतलब यह वह शासक नहीं था, वह सुल्तान नहीं था जो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगा हो या बाहरी अटैकों से रक्षा करने में लगा हो। यह साम्राज्य की विस्तार की नीति का पालन करने वाला था, अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक समय या अधिक से अधिक क्षेत्र में विस्तार करने पर आधारित था और विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य पर आधारित था। इसमें निष्पक्ष न्याय पर बल दिया गया तथा उलेमा वर्ग को भी न्याय की सीमा में रख दिया गया। अर्थात इसके राजत्व सिद्धांत में सर्वोपरि सुल्तान हुआ करता था, अर्थात उसके नीचे सभी बराबर हुआ करते थे, सबको न्याय बराबर दिया जाता था।
जो पहले उलेमा वर्ग अलग होते थे न्याय की सीमा से, उनके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, तो उसने उलेमा वर्ग को भी न्याय की सीमा के अंतर्गत लाके खड़ा कर दिया था। यह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर आधारित था, अर्थात वह इस्लाम धर्म में शामिल होने के साथ साथ हिंदू धर्म के त्योहारों में भी शामिल होता था। यह विदेशी संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी आधारित था, अर्थात यह विदेशी संबंधों को बनाने में विश्वास रखता था। वो कोशिश करता था कि जितने से ज़्यादा विदेशी संबंध हमारे बनेंगे, हमारे साम्राज्य का विस्तार भी उतना अधिक होगा। अतः मध्ययुगीन वातावरण में इसका यह सिद्धांत अपने आप में ही बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत था अभी तक के जितने भी शासक थे उनके सिद्धांतों से हटकर था। तो यदि मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व का सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि यह दैवीकरण पर आधारित था, साम्राज्य विस्तार की नीति पर आधारित था, निष्पक्ष न्याय पर आधारित था, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था और विदेशी संबंधों की प्रगाढ़ता पर आधारित था। अब हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बनता है इसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और उन समस्याओं को हल करते करते इसका शासनकाल चलता है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। इसके काल में साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाता, वो साम्राज्य की रक्षा करने में ही लगा रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी नीतियां चलाई जाती हैं, उन नीतियों के द्वारा बहुत सारे वर्गों में असंतोष हो जाता है, चाहे वह उलेमा वर्ग हो, चाहे वह अमीर तुर्की वर्ग हो, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, जितने भी वर्ग हों, चाहे मजदूर वर्ग हों, सभी वर्गों में सुल्तान के प्रति असंतोष की भावना जन्म ले लेती है। साथ ही साथ इसने अपना क्षेत्र का विस्तार भी कर लिया था और क्षेत्र का विस्तार होने के साथ ही साथ छोटे छोटे राज्य क्या हो रहे थे, विजित होते जा रहे थे या छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होते जा रहे थे। तो साम्राज्य का विघटन भी चालू हो गया था। तो इन सभी को सुधारने के लिए, इन सभी को बचने के लिए उसने क्रमबद्ध तरीके से कुछ अभियान किए, कुछ नीतियां अपनाई। उनको समझने से पहले हम फिरोज शाह तुगलक के विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि यदि फिरोज शाह तुगलक आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो आप उसके विषय में क्या लिखेंगे। देखिए, बहुत सारी जानकारियां होती हैं हर शासक के बारे में, वो आप प्रीलिम्स में पढ़िएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहाँ से क्या प्रश्न पूछ ले वो प्रीलिम्स की बात होती है। लेकिन मुख्य परीक्षा में निर्धारित ही होता है कि यहाँ से 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी अंडसंड नहीं पूछा जाता कि आप सोचेंगे ये चीज़ क्या आ गई। आपसे एक व्यवस्थित तरीके से अलग से जो मुख्य बिंदु होते हैं वही पूछे जाते हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप कम पढ़िएगा लेकिन अच्छा पढ़िएगा, क्योंकि आप कम पढ़ेंगे तभी उसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे और तभी आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए हम फिरोज शाह तुगलक के विषय में देख लेते हैं। तो यह ऐसा शासक था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। अभी तक ऐसे कोई भी शासक नहीं थे जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया हो। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। जौना खां के नाम पर इसने जौनपुर नामक नगर बसाया था। अपने जो पिताजी थे जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, उनके आधार पर, उनके नाम पर इसने जौनपुर नामक नगर बसाया था। इसने मुकात प्रथा या इजारेदारी व्यवस्था को अपनाया था। इजारेदारी प्रथा क्या होती है, जो भूमि होती है उसे किराए पर दे देना, पट्टे पर दे देना। जैसे अभी वर्तमान में सिक्किमी, भूमि को सिक्किमी देना जो होता है ना, वही होता है। तो इसने क्या थी, इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई पर भी कर लगा दिया था। इसके दादाजी ने जो सिंचाई नहरों की व्यवस्था की थी कृषकों की भलाई के लिए, तो इसने उस पर भी क्या लगाने लगा था, टैक्स लगाने लगा था, ताकि जो राज्य की आय में कमी हुई है उसको पूरा किया जा सके। इजारेदारी प्रथा क्या होती है, तो इसका अर्थ होता है भूमि को ठेके पर देना या पट्टे पर देना। भूमि माप की पद्धति को छोड़कर राजस्व वसूली हेतु इसे अपनाया गया था। पहले क्या होता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि की माप कराई जाती थी, सभी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता था, फिर भूमि की पैमाइश कराकर कर का निर्धारण किया जाता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें तो सीधा इसका था कि हमें तो राजस्व वसूली चाहिए है, राजस्व वसूली अधिक से अधिक करना है, तो ये किराए से दे देता था कि ये जो भूमि का टुकड़ा है ये तुम्हारा है, इसका हम मान लो कि 20 रुपए में ये भूमि हमने आपको दी है, तो अब आप इससे कितना भी कमाएं आपकी समस्या है, लेकिन हमें इस भूमि का किराया इतना चाहिए। तो ये क्या दे देता, किराए पर दे देते थे। अब बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रति अपनाई गई नीतियों के मूल्यांकन के विषय में, कि कौन कौन सी नीतियां थीं जिससे उसने अपने साम्राज्य को विघटित होने से बचाए रखा। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रति अपनाई गई नीतियों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं, जैसे कि साम्राज्य विघटन की समस्या के निराकरण हेतु।
आपने देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही विजयनगर स्वतंत्र हो गया था, बहमनी राज्य स्वतंत्र हो गया था, मदुरा स्वतंत्र हो गया था। तो बहुत सारे राज्य क्या हो रहे थे, स्वतंत्र होते जा रहे थे। और वो क्यों स्वतंत्र होते जा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां दक्षिण की ओर जा रही थी। दक्षिण विजित में वह अपना समय खर्च कर रहा था, वह साम्राज्य विस्तार की सोच रहा था। आंतरिक विद्रोह पर उसने ध्यान नहीं दिया और विदेशी राज्यों को जीतने में लगा हुआ था। तो इसको सोचते हुए, समझते हुए इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग कर सेना को संगठित किया। और सेना का उपयोग किसमें किया, अपने राज्य के गठन में किया, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने में किया। उसने कहा कि विस्तार नहीं करना, पहले हमें हमारे राज्य को ही बचा के रखना है। तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को किसमें लगा दिया, उसने अपनी सैन्य शक्ति को साम्राज्य की सुरक्षा में लगा दिया कि अब जो राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं वो स्वतंत्र ना हो पाए। ऐसे ही कृषकों में असंतोष था, तो उस असंतोष को खत्म करने के लिए इसने क्या किया, भू राजस्व की जो राशि बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 1/2 भाग हुआ करती थी, उसको घटा दिया और वो कितनी कर दी, 1/5 से 1/3 कर दी। जहां पर सिंचाई नहीं थी वहां पर 1/5 लेता था, जहां पर सिंचाई की सुविधा थी वहां पर 1/3 लेता था। तो इस तरीके से भू राजस्व की दर को भी कम कर दिया। ऐसे ही उसने 11 नवीन नहरों का निर्माण करवाया ताकि सिंचाई की क्षमता को और बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इसने 24 प्रकार के करों को रद्द कर दिया और सिर्फ 4 प्रकार के कर ही लगाए। जितने भी ये गैर मुसलमानी कर थे, बहुत सारे कर लगाए जा रहे थे, तो इनको इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ऋण से संबंधित जो रजिस्टर था उसे रद्द कर दिया गया। ऋण से संबंधित रजिस्टर मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया जाता था। तकाबी ऋण का रजिस्टर, जिसमें किसानी से पहले उनको तकाबी ऋण दे दिया जाता था कि आप ये ऋण रख लीजिए, जैसे ही आपका उत्पादन हो तो आप चुकता कर दीजिए। तो उसका रजिस्टर इन्हें खत्म कर दिया ताकि कृषकों को लगे कि नहीं यार, अब जो हमारा पुराना कर्जा था वो समाप्त हो गया है, हम सही से जी रहे हैं, अब हमारी जिंदगी नए पहलू से चालू हुई है। दूसरा, ये शासक क्या कर रहा है, बहुत सारे नहरों की स्थापना कर रहा है, कर को भी इसने कम कर दिया ताकि जितना भी असंतोष कृषकों के मन में था फिरोज शाह तुगलक के प्रति, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे ही सैनिक वर्ग में असंतोष की समस्या का निराकरण करने के लिए उसने सैनिकों के पद को वंशानुगत बना दिया। कहा कि एक काम करो, आपका ही पुत्र आप सैनिक के पद पर नियुक्त रहेगा ताकि ये भी अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। नगद वेतन के बदले भूमिदान दे दी गई। पहले जो नगद वेतन दिया जाता था, हुलिया और दागने की प्रथा चलती थी, तो नगद वेतन तो उसने समाप्त किया। बोले नगद वेतन की जगह आप पट्टे पर भूमि ले लो, फिर आप जितना भी वसूल सको वो आपकी समस्या है। तो इससे लोगों को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने राजा या सुल्तान का सपोर्ट करना चालू कर दिया। खम्स नामक कर में सैनिकों का हिस्सा 4/5 कर दिया। पहले क्या होता था कि 1/5 हिस्सा सुल्तान का ही होता था और 4/5 हिस्सा जो होता था वो सैनिकों का होता था। खम्स क्या होता है, खम्स होता है या तो लूटा हुआ धन हो या खजाना कहीं से प्राप्त हुआ हो। तो लूटा हुआ धन कौन लूटते थे, सैनिक लूटते थे। खजाना प्राप्त किन्हें होता था, सैनिकों को होता था। तो उसमें से सबसे पहले 1/5 हिस्सा किसके पास होता था, सुल्तान के पास, लेकिन 4/5 हिस्सा जो लूटता था, जिसे प्राप्त होता, उसे दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय इसको परिवर्तित कर दिया गया। सुल्तान ने कहा कि 4/5 हिस्सा हम लेंगे और 1/5 हिस्सा हम सैनिकों के या लूटने वाले व्यक्ति को देंगे। तो असंतोष बढ़ता जा रहा था। सैनिकों के असंतोष को कम करने के लिए इसने ये जो हिस्सा पहले निर्धारित होता था वही कर दिया कि 1/5 सुल्तान का होगा और 4/5 सैनिकों का होगा। हुलिया और दागने की प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी वो समाप्त कर दी। साथ ही साथ सैनिकों को भ्रष्टाचार हेतु प्रोत्साहित किया। बोला कि आप यदि एक्स्ट्रा पैसा किसी से ले सकते हो तो आप ले सकते हो, ताकि इनमें जो भी असंतोष हैं वो असंतोष समाप्त हो सकें। ऐसे ही अमीर वर्ग के असंतोषों को समाप्त करने के लिए उसने प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्त मुस्लिम अमीरों के पद को वंशानुगत कर दिया। अर्थात जो अमीर मुसलमान जो प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते थे उनके पद को क्या कर दिया, इसने वंशानुगत कर दिया। साथ ही साथ साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु अमीर वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति क्या होती है कि यदि वो कुछ गलत भी कर देते हैं तो उसको नजरअंदाज कर देना कि ठीक है चलेगा। तो ये नजरअंदाज करने की जो नीति है वो अमीर वर्गों के प्रति इसने अपनाई। ऐसे ही दासों के असंतोष को समाप्त करने के लिए इसने इनकी देखभाल के लिए एक नवीन विभाग जिसे दीवान ए बंदगना कहा गया उसकी स्थापना की। ऐसे ही 36 नवीन कारखाने खुलवाए ताकि इन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सके।
उलेमा वर्ग के असंतोष को समाप्त करने के लिए इस्लाम धर्म को राज्य शासन का आधार बनाया। इसने क्या बनाया? इस्लाम धर्म को राज्य के शासन का आधार बनाया। 24 प्रकार के करों को रद्द किया और केवल 4 कर, कौन कौन से? जजिया, जकात, खराज और खम्स को ही वसूल किया। इसके साथ यह प्रथम मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। कौन सा मुसलमान था? पहला मुसलमान शासक था जिसने भारत के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। मुस्लिम स्त्रियों द्वारा मुस्लिम संतों को मजार पर जाने या पूजा करने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म के विरुद्ध जाता है। ऐसे ही मुसलमानों के लिए राज्य के खर्च पर हज पर जाने के लिए भी व्यवस्था की कि जो मुसलमान हैं आप हज पर जाएंगे तो राज्य की तरफ से आपकी व्यवस्था की जाएगी। तो इसके आधार पर जो उलेमा वर्ग थे उनके संतोष को भी समाप्त किया गया। राज्य के खाली खजाने की समस्या के निपटारे के लिए क्या क्या किया? तो राज्य के खाली खजाने के लिए इसने इजारेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, भूमि को पट्टे पे दिया और अधिक से अधिक धन वसूल किया। ऐसे ही अंगूर के 1200 बाग लगवाए। तो इतनी सारी इसने नीतियां अपनाई, किसके लिए? ताकि जितने भी समाज में हर वर्ग में असंतोष फैल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, वो सभी असंतोष को समाप्त करके जो राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो गया था, जो वंश का अंत होना प्रारंभ हो गया था, उसके विघटन होने को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। इसकी नीतियां कुछ हद तक तो इसकी समस्याओं का निराकरण तो की, परंतु इसके कारण सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा थी और जो गरिमा थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। और आगे चलकर यही गरिमा और गिरावट के कारण दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा। तो जो दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे स्थापित हुई थी, अपने पैर जमाना स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक की नीतियों के द्वारा, धीरे धीरे ये क्या होने लगी? अपनी प्रतिष्ठा और अपनी गरिमा को खोकर अंत की ओर चलने लगी। फिरोज शाह तुगलक की आर्थिक सुधार के कार्यों का मूल्यांकन, सीधा प्रश्न आ जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक सुधार कार्यों का मूल्यांकन को, या आर्थिक सुधार के कार्य क्या थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए। चलिए हम समझ लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या काम किए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो साम्राज्यवादी नीति थी, जो उसने अभियान चलाए थे, वह अभियान क्या थे? गलत समय पर गलत व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने के कारण सभी विफल हो गए थे, और विफल होने के कारण जो राजकीय खजाना था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। अब एक सुल्तान जब खाली खजाने पर बैठेगा तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही आएगा कि सबसे पहले तो हमें खजाने को भरना है, क्योंकि खाली खजाना जिस साम्राज्य का होता है या जिस शासक का होता है वह ना तो लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है, ना ही सैनिकों को उचित समय पर वेतन दे सकता है, और ना ही अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकता है। तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अपने साम्राज्य के खाली वेतन को भरना, अपने खाली खजाने को भरना। तो उसके लिए उसने क्या किया? सबसे पहले भूमि की जो माप की पद्धति थी, पहले क्या होता था? खालसा भूमि हुआ करती थी, उसकी माप होती थी, फिर टैक्स निर्धारित किया जाता था। तो उसने कहा टैक्स वैक्स छोड़ो, हम तो ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाएंगे कि कोई भूमि है वो पट्टे पे दे देंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसका पहला ही पैसा आप अग्रिम हमें दे दो, फिर बाकी आपको जो वसीलना जैसा उत्पादन हो वो आपकी समस्या। तो ठेके के द्वारा देने लगा भूमि पर, जिससे अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके। ऐसे ही कृषि सुधार हेतु उसने 11 नवीन नहरों और 1200 अंगूरों के बागों की स्थापना की, ताकि अधिक से अधिक किसानों से भी टैक्स लिया जा सके। कर सुधार हेतु इसने 24 प्रकार के गैर इस्लामिक जो कर थे उनको समाप्त करके सिर्फ 4 प्रकार के करों को ही लगाया। साथ ही साथ उद्योग धंधों के विकास हेतु 36 नवीन कारखाने खुलवाए, ताकि जो मार्केट है उसमें अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन हो सके, वस्तुएं आ सकें, और साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिल सके। मौद्रिक सुधार हेतु इसने शशगनी, अद्धा एवं बिख नामक नवीन सिक्के चलवाए। साथ ही साथ शहरीकरण के विकास हेतु इसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे आदि नहरों की स्थापना की। यदि हम निष्कर्षता की बात करें कि इसके आर्थिक सुधारों से राज्य के राजस्व में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसकी कुछ नीतियां जैसे कृषकों के शोषण एवं राज्य के राजस्व पर भी बोझ पड़ा। इससे क्या हुआ? जब इसने ठेके पर देने प्रारंभ किया, भूमि को पट्टे पर देना इजारेदारी प्रथा के द्वारा, तो इससे कृषकों के शोषण को बढ़ावा मिला। जो व्यक्ति उसको पट्टे पर लेता था उससे कृषकों का शोषण बढ़ा, और साथ ही साथ राजस्व पर बोझ भी पड़ा, क्योंकि वह नवीन नहरों का निर्माण करवा रहा था, नगरों का निर्माण करवा रहा था, कारखानों का निर्माण करवा रहा था, अंगूरों के बाग लगा रहा था। तो अभी तो वैसे ही खजाना खाली था और खजाने पर और ज़्यादा बोझ पड़ गया, और इसी सब के कारण जो दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्यों का, कि आखिर इसने लोक कल्याण के हेतु या जन कल्याण के लिए आखिर कौन कौन से कार्य किए। तो यह शासक था
जिसने अपनी सत्ता को संभाला, संभालने के साथ बहुत सारे कार्य किए, आर्थिक सुधार में, साम्राज्य के क्षेत्र में और जन कल्याण के क्षेत्र में। यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। चलिए देखते हैं हम। तो फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार या काम देने के लिए एक रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। तो इसने क्या किया, सबसे पहले रोजगार ब्यूरो की स्थापना की ताकि वहाँ के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ इसने गरीब मुसलमानों के लिए दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की, जिसके माध्यम से जो गरीब मुसलमान हुआ करते थे उनकी बच्चियों के विवाह के लिए शासन की तरफ से, सुल्तान की तरफ से कुछ राशि उन्हें प्रदान की जाती थी, उन्हें धन प्रदान किया जाता था। तो दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। तो ये विभाग आपको ध्यान रखना है, किसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की, दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की। साथ ही साथ वृद्ध और आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए जो पेंशन है उसकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दीवान ए इस्तेहाक नामक एक विभाग है उसकी स्थापना की। किसकी? दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना की। दीवाने इमारत अर्थात एक लोक निर्माणकारी विभाग की स्थापना की, लोक निर्माण विभाग, ताकि नवीन से नवीन बिल्डिंगों का निर्माण हो सके। साथ ही साथ निःशुल्क चिकित्सा के लिए उसने दर उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल भी खुलवाया ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं वह मुफ्त में जाकर वहां पर अपना इलाज करवा सकें। शिक्षा हेतु इसने मदरसों एवं मकतबों का निर्माण करवाया, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। साथ ही साथ गरीब मुसलमानों को हज यात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान राज्य की तरफ से की। और साथ ही साथ विद्वानों को संरक्षण देने के लिए उसने क्या, खुद की अपनी आत्मकथा को लिखा, जिसे फुतुहत फिरोज शाही कहा जाता है। अर्थात फुतुहत फिरोज शाही के नाम से उसने स्वयं की आत्मकथा लिखी और लोगों में संदेश पहुंचाया कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिख सकता हूं तो आप भी साहित्य को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसने लोक कल्याणकारी कार्य किए। तो यदि आपका 5 नंबर में या 11 नंबर में प्रश्न आता है तो आप इसको सीधे सीधे लिख दीजिएगा। बात आती है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन, कि इसकी धार्मिक नीतियां क्या थी। तो देखिएगा, कोई भी शासक है, हमें क्या है, इतिहास में थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया जाता है। हमें बताया जाता है हिंदू धर्म में बांटकर, कहा जाता है कि एक मुसलमान शासक था, इसने हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। ये हिंदू शासक था, इसने अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए इन मुसलमान शासकों को मार दिया। तो हमारे मन में चाहे सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो, तो यहाँ के जो शासक होते हैं उनकी एक अलग ही छाप बन जाती है, क्रूर वहसी दरिंदे की छाप बन जाती है। लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। कोई भी शासक हो, चाहे वो मुसलमान शासक हो चाहे वह हिंदू शासक हो, इस समय तक नहीं, 1857 की क्रांति तक आप देख लेना, तो उस समय भारत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, धर्म के आधार पर कोई युद्ध नहीं लड़े जा रहे थे। उस समय तक अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध लड़े जा रहे थे। हर मुसलमान शासक के सेनाओं में और मंत्रियों में हिंदू हुआ करते थे जो उन्हें सलाह देते थे। उसी तरीके से जो हिंदू शासक हुआ करते थे उनके भी उच्च पदों पर मुस्लिम प्रशासकीय पदों पर स्थापित होते थे जो उन्हें सही तरीके की सलाह देते थे। तो यहाँ पर जितने भी मध्यकाल में युद्ध लड़े गए वह साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से लड़े गए, ना कि धार्मिक विस्तार की दृष्टि से। हाँ, क्रूरता थी, एक धर्म को हटाने की और दूसरे धर्म को स्थापित करने की थी, लेकिन उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुआ करता था, धार्मिक नहीं हुआ करता था। क्योंकि यदि उन्हें अपने वर्ग का समर्थन प्राप्त करना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा तो धर्म के प्रति जागरूक होना होगा, धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करनी होगी। और चूंकि फिरोज शाह तुगलक तो खुद एक हिंदू माँ का लड़का था, नवीन मुसलमान बने हुए थे, मतलब पिता मुसलमान था और माता हिंदू थी, और जो उसके पिता थे वो भी हिंदू माता से ही जन्म लिए थे, तो ये मिश्रित थे। तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही बनी थी कि अपने आप को एक अच्छा मुसलमान, एक प्रतिष्ठित मुसलमान व्यक्त करना था, लोगों की नज़रों में बैठाना था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि हिंदू प्रतिष्ठा या हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब राजनीतिक दृष्टि से किया गया था, ना कि धार्मिक दृष्टि से। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित थी, यद्यपि वह धार्मिक कट्टरता का समावेशन था। मतलब इसमें धार्मिक कट्टरता का समावेशन तो था, लेकिन वह क्यों था? वह तात्कालिक राजनीति की आवश्यकताओं के कारण था। फिरोज शाह तुगलक स्वयं एक हिंदू माता की संतान था, अतः उसने स्वयं को सच्चा मुसलमान प्रमाणित करने और उलेमा वर्ग के असंतोष को कम करने हेतु इस्लाम के प्रति निष्ठा और हिंदुओं के विरुद्ध कठोरता का आचरण प्रदर्शित किया।
समझते हैं इसकी नीतियों को। तो इसने सबसे पहले राज्य की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनका निर्धारण शरीयत के आधार पर किया, अर्थात शरीयत को उसने प्रधानता दी। कहा कि जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो शरीयत को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। गरीब मुसलमानों के लिए हज पर जाने के लिए, हज यात्रा करने के लिए उसने शासन की तरफ से उन्हें सहायता प्रदान की। साथ ही साथ मुसलमान महिलाओं को मज़ारों पर जाने पर पाबंदी लगाई और इसके साथ ही हिंदुओं पर कठोरता की नीति अपनाई। उसने बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करवाया, जैसे कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उसने मंदिरों को तोड़वाया। इसके साथ ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और इस्लाम विरोधी प्रचार करने वाले ब्राह्मणों को उसने जिंदा जलवा दिया। मतलब इतनी क्रूर नीति उसने अपनाई थी। वह क्रूर नीति उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए थी। इन सब कार्यों के बावजूद उसने कुछ ऐसे कार्य भी किए थे जो इस्लाम विरोधी भी थे, जैसे कि उसने संस्कृत रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। साथ ही साथ संगीत एवं चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, जबकि शरीयत में इनका विरोध किया जाता है। अतः उसकी धार्मिक नीतियां उसकी धर्मांधता का परिणाम ना होकर राजनीतिक बाध्यता का परिणाम थी। तो इसके आधार पर हम इसकी राजनीतिक नीतियों को देख सकते हैं। तो साम्राज्य के पतन में फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व को हम उसकी नीतियों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक की तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण क्या होता था? जिसके माध्यम से वह जो अमीर तुर्की हुआ करते थे, अमीर वर्ग हुआ करते थे, अमीर मुसलमान हुआ करते थे, उनके प्रति यह क्या करता था? नज़रअंदाज की नीति अपनाता था। उनके गलत कार्यों के लिए उन्हें बख्श देता था। लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या करता था? यदि ब्राह्मण मुसलमान के विरुद्ध में भड़काऊ भाषण देते थे या फिर प्रचार करते थे तो उन्हें जिंदा जलवा देता था। तो यह इसके साथ ही उत्तरदायित्व के निश्चित नियम का यहाँ पर अभाव था कि किसका क्या काम होगा, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया था और इसके साथ ही साथ बहुत सारे पदों को वंशानुगत बना दिया था। साथ ही साथ राजनीतिक बुद्धिमत्ता की इसमें कमी थी। इसके कारण ही प्रशासनिक कार्यकुशलता घटी, सैनिक संगठन कमजोर हुआ और राजकोष रिक्त हो गया। और यही कारण था कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के 10 वर्षों के भीतर ही जो तुगलक वंश है उसकी सत्ता समाप्त हो गई। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक की क्या सिर्फ नीतियों के कारण ही तुगलक वंश की सत्ता समाप्त हुई? तो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसके आधार पर तुगलक वंश की सत्ता समाप्त हुई थी। जैसे कि तुर्की अमीरों की महत्वाकांक्षा ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसके कारण भी हर शासक को, जब शासक आते थे तो उसे उनके अनुसार कार्य करना पड़ता था, जिससे लोगों का, व्यक्तियों का, दासों का, कृषकों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की भी असफल योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी योजनाएं चलाई थीं वह सही समय और सही लोगों के द्वारा ना चलाए जाने के कारण असफल हो गई थीं, जिसके कारण भी राजकीय कोष में कमी आई थी, लोगों में असंतोष फैला था, जिसका खामियाजा आगे चलकर तुगलक वंश को उठाना पड़ा था। ऐसे ही कमजोर परवर्ती शासक, अर्थात इतना विशाल साम्राज्य के लिए तो एक महान शासक ही होना जरूरी है, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक के बाद परिवर्तित शासक आए थे वह इतने कमज़ोर थे कि वह इस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और जैसे ही तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो तैमूर लंग के आक्रमण के साथ यह वंश समाप्त हो गया और इसके बाद सैयद वंश आ गया। बात करते हैं इसके अगले शासक की, जिसे कहते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो कि इसका अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका कार्यकाल 1394 से 1413 ईस्वी तक चला था। 1398 में तैमूर लंग का इसी के समय पर आक्रमण हुआ था और जैसे ही इसके समय पर आक्रमण हुआ तो इसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद तैमूर लंग ने अपने सेनापति को यहाँ का राजपाट सौंपकर वह वापस चला गया और उसके सेनापति के द्वारा ही यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर लंग के विषय में देख लेते हैं। तैमूर लंग कौन था? तो तैमूर लंग मध्य एशिया की बर्बर जाति का एक व्यक्ति था, बहुत ही खूंखार किस्म का था। इसने भारत पर अटैक किया और इसकी नस्ल कौन सी थी? तुर्की की वर्साल नस्ल थी। क्या थी? तुर्की की वर्साल नस्ल थी। इसे तैमूर लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह एक पैर से लंगड़ा था, इसीलिए इसे तैमूर लंग कहा जाता था, लंगड़ा कहा जाता था। इसने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, यह आक्रमण पूछा जाता है कि इसने कब आक्रमण किया, किसके समय पर किया और ये किस नस्ल का था, या तैमूर लंग सीधा सीधा 3 नंबर में प्रश्न बन जाता है। तो तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश समाप्त होता है और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश की स्थापना के साथ ही हम सैयद वंश का अंत और सैयद के बाद लोदी वंश और लोदी वंश का अंत अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वंशों में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।